प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। पशु ही उनकी सबसे मूल्यवान निधि थी। धनाढ्य व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। गोधन की अभिवृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। यज्ञ की पुरोहिताई करने वाले व्यक्ति को उसकी सेवा का प्रतिदान पशुओं के रूप में किया जाता था और गाय विनिमय का मुख्य माध्यम थी। पशुधन को लेकर अक्सर कबीलों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थीं। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द प्रचलित हो गया, जिसका अर्थ था गायों की तलाश। गोपालन के सामाजिक प्रभाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो लोग अपनी गायों के साथ एक ही गौशाला में रहते थे वे एक गोत्र के होते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ एक ही पूर्वज के वंशज हो गया। इसीलिए गोत्र ऐसी कुल इकाई बन गया जिसके सदस्यों का विवाह उस इकाई के बाहर ही होता था। बेटी को दुहित्र या गाय का दूध निकालने वाली कहा गया है। एक दो स्थलों पर गाय को अनध्या अर्थात जिसे मारा नहीं जाना चाहिए कहा गया है। गायों के अतिरिक्त भेड़ एवं बकरी भी पाली जाती थी। भी आर्यों का प्रिय पशु था। युद्ध में रथ चालन के लिए अश्वारोही सैनिकों के लिए वह विशेष उपयोगी था। सामान्य जीवन में उसका उपयोग वाहन खींचने के लिए, सवारी के लिए, घुड़दौड़ के खेल में मनोरंजन के लिए किया जाता था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि हाथी को भी सम्मान की सवारी समझा जाता था। युद्ध में वह गजारोहियों के लिए उपयोगी था। ऊंट को भी पालतू बना लिया गया था, जो सवारी और बोझ उठाने के अतिरिक्त युद्ध में भी काम लिया जाता था। कुत्ते चोरों से रक्षा का कार्य करते थे। एक स्थल पर ऋषि वशिष्ठ ने कुत्ते से कहा कि वह चोर और तस्कर को भगा दे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में अन्य पालतू पशुओं का उल्लेख है, भैंस, गधा, हिरण आदि। पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन था, लेकिन वे खेती बाड़ी भी करते थे। ऋग्वेद में कृषि कर्म का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। कृषि शब्द उसमें कम ही आया है। हल शब्द का भी प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन हल का अर्थ देने वाले दो अन्य शब्द लांगल और सीर का अवश्य उल्लेख हुआ है। पूर्ववर्ती आर्यों को मौसम की भी कुछ जानकारी थी जो उनकी खेती बाड़ी में सहायक थी। ऋग्वेद में 5 मौसमों का जिक्र हुआ है। जंगल को आग लगाकर वहां खेती की जमीन निकाली जाती थी। यह उपाय आसान था क्योंकि उस समय लोगों को लोहे की जानकारी नहीं हुई थी। जोतने, बोने, काटने, दौनी करने और ओसानी करने के उल्लेख ऋग्वेद के बाद वाले हिस्सों में मिलते हैं। इसलिए संभव है कि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में पूर्व वैदिक काल के अंत तक आते आते स्थिरता आई हो। ऋग्वैदिक लोग केवल एक किस्म के अनाज की खेती करते थे। यह जव या जौ था। गोधन की तरह पूरी भूमि पर शायद पूरे कबीले का अधिकार नहीं होता था। ऋग्वेद में खेत का अर्थ देने वाले कई शब्दों का उल्लेख हुआ है। साथ ही जमीन को मापने के एक तरीके का भी जिक्र मिलता है, लेकिन उसमें कहीं भी व्यक्ति द्वारा जमीन बेचने, हस्तांतरित करने, रहन रखने या दान में देने का उल्लेख नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि इस समय तक निजी भूसंपत्ति की अवधारणाएं जड़ें नहीं जमा पाई थी। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए वे गोबर की खाद को प्रयोग में लाते थे। वे खेतों की सिंचाई के लिए ऋग्वैदिक आर्य देवताओं की स्तुति करते थे, लेकिन सिंचाई के कुछ कृत्रिम साधनों का भी उन्होंने विकास कर लिया था। ऋग्वेद में एक स्थल पर 2 प्रकार के जल का उल्लेख है, स्वयंजा एवं खनित्रिमा। स्वयंजा अर्थात नदी, निर्झरों, नालों और वर्षा से प्राप्त प्राकृतिक जल
एवं खनित्रिमा उस जल को कहा गया है जिसे खोद कर प्राप्त किया गया हो, जैसे कुएं का जल। ज्यों-ज्यों आर्थिक जीवन का विकास हुआ त्यों अनेक उद्योग व्यवसायों की सृष्टि हुई। ऋग्वेद में बढ़ई, धातु शिल्पी, जुलाहे, चमड़े का काम करने वाले और सुनार आदि का उल्लेख हुआ है। यूं तो इन सभी की समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन तक्षा या बढ़ई का विशेष महत्व था। एक महत्वपूर्ण कार्य रथ और अन्य वाहन बनाना था। वेद में नावों का भी उल्लेख है। संभवतः इनका निर्माण भी तक्षा द्वारा ही किया जाता होगा। धातु का काम करने वाले कारीगरों को करमार कहा गया है। अनुमानतः ये धातु के विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों, कृषि एवं अन्य कार्यों में काम आने वाले उपकरणों, बर्तनों, आभूषणों आदि का निर्माण करते होंगे। अयस नामक धातु का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार आया है, जिसका अभिप्राय संभवतः तांबे से है। ऋग्वैदिक आर्य धातु को आग में पिघलाने और उसे पीट कर आवश्यक आकार देने में सक्षम थे। इससे विभिन्न प्रकार के बर्तन, शस्त्र, कवच, सिर के टोप और खंबे आदि बनाए जाते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर हिरण्य एवं हिरण्यकार का उल्लेख मिलता है। स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में सोने के आभूषण बनाए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में था। वे सूत की कताई, बुनाई, रंगाई आदि से परिचित थे। वस्त्र बनाने के पश्चात वे इसकी सिलाई और कढ़ाई से भी भली भांति परिचित थे। वैदिक काल में चमड़े का उद्योग भी विकसित हो गया था। वे चमड़े से थैले, घोड़ों की लगाम, चाबुक, धनुष की प्रत्यंचा आदि बनाते थे। ऋग्वेद में वैद्य और नाई का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य व्यापार भी करते थे। आंतरिक व्यापार गाड़ियों और नावों द्वारा होता था। बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा व्यापार का उल्लेख भी मिलता है। साधारणतः वस्तु विनिमय का प्रचलन था। संभवतः गाय को मूल्य की एक इकाई माना जाता था और उसे विनिमय के एक मानक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा था। ऋग्वेद के एक मंत्र में इंद्र की एक मूर्ति को 10 गायों के बदले में खरीदे जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में निष्क शब्द का अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है। विद्वान इस बारे में एकमत नहीं है कि निष्क एक स्वर्ण आभूषण था या सोने का सिक्का या सोने का एक ऐसा टुकड़ा जिसका तोल निश्चित हो। ऋग्वेद के एक सूक्त में एक राजा द्वारा एक पुरोहित को 10 हिरण्य पिंड देने का उल्लेख है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिरण्य पिंड स्वर्ण के किसी निश्चित माप की इकाई रही होगी। व्यापार स्थल एवं जल दोनों प्रकार के मार्गों से किया जाता था। इस स्थल मार्ग से यातायात के लिए गाड़ियों एवं रथों का प्रयोग होता था, जिन्हें खींचने के लिए बैलों और घोड़ों के अतिरिक्त गधों एवं ऊंटों का भी उपयोग किया जाता था। जलीय व्यापार नदियों के माध्यम से नावों द्वारा होता था। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का भी उल्लेख अनेक बार आता है। में पणी लोगों का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः व्यापार के लिए दूर दूर प्रदेशों तक जाया करते थे। ऋग्वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में थे, जो कालांतर में और अधिक विकसित हुए। बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही। अपने अगले व्याख्यान में हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे।